ओके चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इफ वी पुश द बुक ऑन द टेबल इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, व्हाई? क्यों? सीधे बैठेंगे जरा। व्हाई विल इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम? इफ यू पुश अ बुक ऑन अ टेबल इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। तो जब आप बुक को पुश कर रहे हैं, आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। ठीक है, यू आर अप्लाइंग फोर्स। तो आपने एक बुक को ऐसे धक्का दिया, कुछ देर बाद वो जाकर रुक जाएगा अपने आप ही। एक बुक को मैंने धक्का दिया, ये आगे चल के रुक जाएगा। क्यों? व्हाई? फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? So it will stop due to frictional force. ठीक है, वी तो यहां पे किस वजह से ये रुक जाएगा? वाई विल इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम? ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन इट इज गोइंग टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम। ठीक है, वाई आर द worn out टायर्स डिस्कार्डेड? worn out टायर्स मतलब क्या हो जाते हैं? देखो ये टायर है, इसमें ऐसे स्टड्स होते हैं ना, ऐसे टायर ऐसे रहते हैं। जब worn out हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्लेन। ठीक है, प्लेन टायर्स में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो प्लेन worn out टायर्स मतलब दे विल बिकम प्लेन। प्लेन टायर्स विल नॉट हैव एनफ फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा भाई साहब? गाड़ी रुकेगी नहीं, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, स्किड होगा। ठीक है, गाड़ियां भाई साहब क्या होंगी? स्किड होंगी। आपने देखा रहेगा, अभी तो देखिए जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, जून में बारिश जब जस्ट चालू होगा तब अक्सर लोग एक्सीडेंट्स होते हैं, अक्सर। ठीक है, जैसे जब बारिश जस्ट चालू हुई है, ठीक है, बहुत दिनों से चल रहा है, जुलाई अगस्त में, तब तक तो लोग ठीक है अपना ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन जैसे मुंबई में वी हैव 4 months ऑफ रेन, 4 to 5 odd months ऑफ रेन। सो व्हेन द रेन जस्ट स्टार्ट्स, ठीक है, होता क्या है, ये जो सड़क होती है वो फिसल हो जाती है ना, स्लिपरी हो जाती है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। और क्योंकि लोग अभी ब्रेक मारते हुए चला रहे थे, अचानक से भाई साहब ये ब्रेक भी अभी नहीं लगेगा, तो इसीलिए गाड़ियों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है। ठीक है, द मोमेंट इट स्टार्ट्स रेनिंग ऑल ऑफ अ सडन गाड़ियों का एक्सीडेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्लेन टायर्स की वजह से एक्सीडेंट होगा। टायर में अगर आपके जूते जो हैं उनके नीचे जो स्टड है वो अगर घिस जाए और प्लेन हो जाए तो आप स्लिप होंगे ज्यादा। ठीक है, जैसे वो हवाई चप्पल बोलते हैं, आप मालूम है ना? ठीक है, स्लीपर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका देखो ऐसा स्लीपर्स होते हैं। ये स्लीपर्स आप ज्यादा करके घर में पहन के चल सकते हो, लेकिन बाहर पहन के नहीं चल पाओगे क्योंकि आप फिसल जाओगे, क्योंकि उसका नीचे का जो एरिया वो फ्लैट है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आपका जितना उबड़ खाबड़ रहेगा, आपने कल पढ़ा था फ्रिक्शन का फीचर क्या होता है? वाई इज फ्रिक्शन देयर? ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस। ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस। अभी एक स्पेसेस अगर रफ होंगे तो इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छी होगी और फ्रिक्शन भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन स्पेसेस अगर प्लेन होंगे तो भाई साहब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे, है ना? तो इसीलिए worn out टायर्स आर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब इनको फेंक दिया जाता है। फेंक दिया इसलिए जाता है क्योंकि इनका फ्रिक्शन कम हो जाता है, और अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। ठीक है, दे विल बी मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। दे विल बी मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स as friction is going to reduce significantly. Give some examples to say that friction produces heat. Simple, friction produces heat. Rubbing our hands, हम जब hands को rub करते हैं गर्म हो जाता है भाई साहब। ठीक है, तो it is producing heat. ठीक है, why? Because when the hand is moving this end, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, जब ये इस तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। कंटिन्यूअस मूवमेंट में आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसके वजह से हीट जनरेट होगा। ठीक है, सो रबिंग आवर हैंड्स
प्रोड्यूसेस व्हाट भाई साहब, आपका फ्रिक्शन। किसी भी किसी भी गाड़ी को जब जब आकर रुकती है, उसको टच करोगे आपको गर्म लगेगा, ठीक है? क्यों? वाई? बिकॉज वो घूमा है ना, उसके पार्ट्स घूमे हैं, तो फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगा ही। अंदर ही अंदर जितने पार्ट्स हैं वो भी घूमे हैं, ठीक है? बाहर जो टायर है वो भी घूमा है, सो ये सारे भाई साहब कंटिन्यूस घूमे हैं, तो कंटिन्यूस फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हुआ है, जिसके वजह से भाई साहब गाड़ी गर्म होती है, ठीक है? सो जस्ट स्टॉप्ड व्हीकल, जस्ट स्टॉप्ड व्हीकल, ठीक है, will have higher temperatures. Why? Because of friction between different parts of the vehicle. Different parts of the vehicle में क्या produce होगा भाई साहब? Friction produce होगा, जिसके वजह से ये होगा, ठीक है? Give some examples of smooth and rough surfaces. Smooth surface क्या हो जाएगा? जैसे आइस, हाँ, आइस बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे आइस हो जाए, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप गिर जाएंगे धड़ाम से, ठीक है? क्योंकि आइस में और आपके पैरों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, इट विल बी बेसिकली स्लाइडिंग, ठीक है? और बोलो स्मूथ सर्फेसेस का। ग्लास, ग्लास इज अ स्मूथ सरफेस। ग्लास भाई साहब एक स्मूथ सरफेस है। पॉलिश्ड फर्नीचर स्मूथ सरफेस। आप पॉलिश फर्नीचर पे ही बैठे हैं अभी फिलहाल, लेकिन आप फिर भी बैठे हुए हैं। ऐसी कोई चीज है जहां पे आप बैठ भी नहीं पाओगे, इतना फिसलन होगा कि फ्रिक्शन की वजह से आप बैठ ही नहीं पाओगे, वैसा वो आगे चले जाओगे। वी हैव टू कोट एग्जांपल्स ऑफ दीस। पॉलिश्ड फर्नीचर नहीं होगा आपका। आइस डेफिनेटली इज व्हाट? अ स्मूथ सरफेस। व्हाट एल्स? हाँ, मिरर मतलब आपका ग्लास ही हो गया, ग्लास हो सकता है। व्हाट अबाउट रफ सर्फेसेस? रफ सर्फेसेस टायर हो गया, रोड हो गया, ठीक है? रोड भी हम ऐसी चीजों से बनाते हैं जो डामर है और जो आपका ये गिट्टियां हैं, ठीक है? ये सब ऐसी चीजें हैं जो फ्रिक्शन इंक्रीज करती हैं। ये डेलिबरेटली हम ऐसे बनाते हैं रोड। आपने वो डामर देखा है क्या, वो जिससे रोड बनाने में यूज होता है? तो ये पेबल्स क्यों यूज होते हैं? अगर सिर्फ डामर बैठा दोगे ना तो गाड़ी रुकेगी ही नहीं, तो फिर ऐसे चलती जाएगी, ठीक है? कभी आपने ऐसे रोड पे साइकिल चलाया है जहां पे आपका ये ऐसा वाला जो व्हाइट व्हाइट रहता है ना बीच में, ठीक है, ऐसा पेंट कर देते ना, उसके ऊपर से कभी साइकिल चलाओ, आपकी बाइक स्किड होगी, क्योंकि वो पेंट है, वो पॉलिश सरफेस है, उसके ऊपर से साइकिल नहीं चलाना है या टू व्हीलर नहीं चलाना, स्किड होगा, ठीक है? डामर के ऊपर से अगर आप चलाएंगे जो रोड है वो उतना स्किड नहीं होगा, ठीक है? तो आपका रोड जो है वो इन चीजों से इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन रहे, वरना स्किड कर जाएगा, ठीक है? ओके, स्मूथ एंड रफ सरफेसेस हो गए। ओके, will force of friction come into play when a raindrop rolls down a glass window pane? Huh? Will there be force of friction? Yes, there will be, ठीक है? Any moving surfaces will have friction. हाँ, फ्रिक्शन थोड़ा लेस होगा क्योंकि ग्लास में जो लिक्विड है उसमें लिक्विड में फ्रिक्शन कम होता है, और प्लस आपका ग्लास एक स्मूथ सरफेस होता है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है? बट देयर विल बी फ्रिक्शन, ठीक है? देयर विल बी फ्रिक्शन बट लेसर because glass surface is a smooth surface. Imagine that an object is falling through a long straight glass tube held vertical. Air has been removed completely from the tube. The object does not touch the walls of the tube. Will the object experience any force? देखो यहां पे एक ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है? इसके अंदर कोई एयर नहीं है, नो एयर, ठीक है? An object, air has been removed completely from the tube. The object, and imagine an object is falling through a long glass. तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? नाउ द ऑब्जेक्ट डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। ऑब्जेक्ट इन वॉल्स ऑफ द ट्यूब से टच नहीं हो रहा है, ये ऐसे गिर रहा है। क्या इसमें कोई फ्रिक्शन होगा? देखो फ्रिक्शन दो चीजों की वजह से हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट इससे घिसते हुए आता, ठीक है, तो फ्रिक्शन होता। अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता कि ऐसे आ रहा है तो फ्रिक्शन होता, जहां पे भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में। और दूसरा कब फ्रिक्शन होता? जब ऑब्जेक्ट भाई साहब ऐसे आ रहा है और यहाँ पे एयर होगा, एयर के साथ भी फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से हम बचे हुए हैं अभी तक। बचे हुए क्यों हैं? आपको लगता होगा कि भाई साहब ये अर्थ है और एटमॉस्फेयर है, तो आपको लगता है कि एटमॉस्फेयर से हमको एक ही चीज मिलती है काम की, जो है वो ऑक्सीजन, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, एयर ने आपको बहुत सारी चीजों से बचा के रखा है। तो ये अर्थ है, एंड लेट्स से we have here atmosphere. Now let's say celestial bodies, बड़े बड़े रॉक पत्थर ये आते ही रहते हैं भाई साहब, ठीक है? अभी कोई बड़ा पत्थर जो है वो अर्थ के ग्रेविटी से पुल हो गया, सेलेस्टियल बॉडी है, किसी प्लैनेट का टुकड़ा होगा, या कोई सेलेस्टियल बॉडी होगा, या किसी एस्टेरॉइड का टुकड़ा होगा, या कोई मेटियोर होगा, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज तमाम है हमारे गैलेक्सी में। तो अचानक से ये पुल हो गया, अर्थ की ग्रेविटी इसको पुल करेगी, ये बहुत जोर से नीचे आएगा, और ये कोई एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा नहीं होगा,
ये भाई साहब एक कंट्री के साइज का पत्थर का टुकड़ा होगा, समझ लो। अगर वो गिरा अर्थ पे तो वो कंट्री तो तबाह हो ही जाएगी, प्लस वो इतना बड़ा कोलिजन इफेक्ट होगा कि हीट बढ़ जाएगा, और हीट बढ़ जाने से बाकी सब लोग भी मर जाएंगे। यही डायनासोर्स का लुप्त होने का रीजन था, ठीक है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। व्हाई ऑल ऑफ अ सडन द मोस्ट पावरफुल स्पीशीज लाइक डायनासोर्स वैनिश्ड फ्रॉम अर्थ। सो वन रीजन एज इट इज सीन इज कि कोई एक बहुत बड़ा क्रेटर दिखा है हमको, ठीक है, लातूर के आगे। तो वो क्रेटर कैसा है, बहुत बड़ा है। तो हो सकता है कोई मेटियोर ने आकर अर्थ में स्ट्राइक किया होगा, और जैसे ही स्ट्राइक हुआ रहेगा, जैसे अगर कोई जोर से आपको थप्पड़ मारे तो आपके गाल गर्म हो जाएंगे कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो क्यों, क्योंकि वो कोलिजन आप इंपैक्ट हो रहा है ना, आप इसको आगे नहीं जाने दे रहे। वो ये एनर्जी आपके गाल पे जोर से थप्पड़ लगा, ठीक है, आप आगे नहीं गए, तो ये एनर्जी स्टॉप हो गई। अभी ये एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज हीट एनर्जी। तो ऑब्वियसली इतने दूर से जो मेटियोर आ रहा है वो अर्थ पे गिरा, कोलिजन हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। ये जो टेम्परेचर बढ़ा, इस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया कि जितने भी आपके डायनासोर या लार्ज क्रीचर्स थे सब मर गए, ठीक है। दैट इज हाउ दे गॉट एक्सटिंक्ट। अगर डायनासोर्स आज होते तो हम जिंदा नहीं होते, बिकॉज दे वुड हैव बीन द मोस्ट पावरफुल स्पीशीज, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से अ मेटियोर इज कमिंग वेरी फास्ट, ठीक है, ये अर्थ की तरफ आ रहा है और अर्थ से कोलिजन होगा इसका। जैसे ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, इसके साथ, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इसके साथ एयर का फ्रिक्शन क्रिएट होगा। एयर इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, एयर विल प्रोवाइड अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, देयर विल बी अ कांस्टेंट टेम्परेचर राइज। ये देखो, फ्रिक्शन में टेम्परेचर राइज होता है, तो इसमें भी कांस्टेंट टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होते होते इतना ज्यादा राइज हो जाएगा कि एक्सप्लोड कर जाएगा, ये बम की तरह फूट जाएगा, और जो नीचे आएगा वो धूल कण होंगे, जिससे किसी को कोई असर नहीं होगा, ठीक है, वो एयर के साथ घुल मिल जाएंगे, ठीक है। दैट्स हाउ मोस्ट मेटियोर्स आर नॉट रीचिंग द अर्थ सरफेस, बिकॉज वी हैव अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव अस। दिस एटमॉस्फेयर provides a lot of resistance to this high speed moving meteor, which is moving with a high speed because it is being pulled by Earth's gravity. So this meteor actually faces a lot of friction. Because of this friction, the temperature of this meteor rises to such an extent that it explodes. ये बम की तरह फूट जाएगा, और जब ये फूटेगा तो टुकड़े, मतलब धूल कण हो जाएंगे इसके, और यही धूल कण एयर से मिल जाएगा, कहीं और गिर जाएगा, विदाउट हार्मिंग एनीवन। समझ में आ रहा है ये? तो ये है फ्रिक्शन का कमाल, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से तो हम बोलते हैं फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, एंड इज अ नेसेसरी इविल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारे बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे हैं। लॉसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने कोई मशीन बनाई, हमने कोई मशीन बनाया तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो हमको उसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कोई रुकते ही नहीं थे, आप बैठ भी नहीं पाते थे, आप चल रहे तो चलते ही जाते थे, आप दौड़ रहे तो दौड़ते ही जाते थे। यू विल नॉट be able to stop yourself, you will not be able to create a vehicle which will be able to stop itself, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, जो जरूरी है। हाँ, हमारे लिए एनर्जी लॉस का एक बहुत बड़ा माध्यम है फ्रिक्शन, ठीक है। एनर्जी लॉस हो रहा है, आपने अगर पेट्रोल भराया है किसी भी गाड़ी में, उस पेट्रोल का 100% आउटपुट आपको इसलिए नहीं मिल रहा है, स्लो, खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहा है तू। अगर आपने पेट्रोल भराया है तो ये 100% आउटपुट आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि दिस पेट्रोल इज गेटिंग वेस्टेड इन लॉट ऑफ फ्रिक्शनल एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग बिटवीन द गियर्स, बिटवीन द टायर्स, बिटवीन द डिफरेंट मोटर्स ऑफ योर व्हीकल, और इसमें आपको 100% आउटपुट नहीं मिलेगा। तो भाई लॉस तो हो रहा है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो उसी व्हीकल को आप रोक भी नहीं पाएंगे, वो रुकेगी ही नहीं। अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने, मतलब ऐसे ही घूमता रहेगा अर्थ, ठीक है। इट विल कीप ऑन मूविंग, so nothing could stop if there was no friction. So that's the reason it is known as a necessary evil. अब आते हैं इस सवाल पे, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका गिर रहा है और ये इसके साथ भी टच में नहीं है, तो इसके साथ भी टच में नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है, और आपने एयर को भी रिमूव कर दिया तो इसमें भी फ्रिक्शन नहीं है। सो विल दिस ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? द आंसर इज नो, इट इज नॉट गोइंग टू। विल द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? सो नो, एयर कुड हैव imparted friction to it, or the sides of the tube could have imparted friction to it, but since it is not touching the sides of the tube, neither the air, there will be no friction that will be there, which will be experienced. वो ऐसे धड़ाम से नीचे गिरेगा। अरे ग्रेविटी तो नहीं गई है ना भाई, ग्रेविटी तो है ना, ग्रेविटी तो खींचेगी ना, ग्रेविटी का तो फ्रिक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है ना। सो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरेगा, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फ्रिक्शनल फोर्स।
ओके, आपके जो फ्रिक्शन है वो कितने टाइप्स के हैं? एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन है और दूसरा है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो आपको भाई साहब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको मूव कराने के लिए। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो ज्यादा इंटरलॉकिंग हो गई है। ठीक है? ओके, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तब भी उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन कम फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि इंटरलॉकिंग का उतना चांस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? इंटरलॉकिंग का चांस तभी मिलेगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रेस्ट पे हो, एकदम जकड़ लेंगे। ठीक है? लेकिन अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रही है तो इंटरलॉकिंग उतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगी। इसीलिए द फ्रिक्शन विच इज एप्लीकेबल व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, ये भाई साहब मूविंग में व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, इस फ्रिक्शन को अपन बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। So when the body is moving, it experiences a friction which is known as kinetic friction. This kinetic friction is lesser than the static friction. Static friction ज्यादा होगा। मतलब समझो, अगर कोई बॉडी, कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, एकदम रेस्ट पे, रास्ते पे, उसको आप इंजन से नहीं चला रहे, धक्का मार के चला रहे, तो चार आदमी लगेंगे उसको धक्का मारने के लिए। लेट्स से एक आदमी आया, नहीं हिला, दूसरा आदमी आया, नहीं हिला, तीसरा आया, नहीं आया, चौथे आदमी ने जब फोर्स लगाया, चारों मिलकर जब फोर्स लगा रहे, दैट व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है? बट अभी जैसे वो मूविंग करने लगेगा तो दो आदमी भी अगर मूव उसको धक्का मारेंगे तो वो मूव करेगा। वंस इट हैज स्टार्टेड मूविंग, you won't need the four people or that same amount of force in order to keep it moving, because now the friction which is acting on the moving vehicle will be lesser than the friction which was acting on it when it was at rest, because when it was at rest more interlocking of forces have happened, ज्यादा इंटरलॉकिंग हो गई है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रेस्ट पे हैं। ठीक है? जब आपका बॉडी मूविंग पे है तो ज्यादा इंटरलॉक, मतलब एक सरफेस तो वही है लेकिन नीचे वाला सरफेस तो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, तो इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है? इसीलिए उतना स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन द when the surfaces in contact when the surfaces in contact are at rest with respect to each other. Kinetic friction when the surfaces are moving with respect to each other. ठीक है? रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, अच्छा समझो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है? इस ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हैं एक फोर्स लगाते हुए, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्टिंग, जो कंटिन्यूस एक्ट करेगा। ठीक है? अभी इस मूवमेंट को इजी बनाने के लिए लोगों ने क्या किया भाई साहब? ठीक है, यहां पे ऐसे चक्के लगा दो, विल इट नाउ मूव स्मूथली। ठीक है? तो आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम हो जाएगा। जैसे ही कोई चक्का लगा देंगे आप, वो और स्मूथली मूव करेगा। ठीक है? रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस, तो आपका सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसका है? स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अक्सर आपने देखा रहेगा कि जैसे बड़े बड़े जो आपके पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर मंदिर कैसे बने हैं, और वो भी बड़े बड़े पत्थरों से। कौन लेकर गया उन पत्थरों को ऊपर? उस टाइम पे भाई साहब कोई लिफ्ट नहीं था, क्रेन नहीं था। हाउ डिड इट रीच देयर? ठीक है? तो ये तरीका था, बड़े बड़े पत्थरों को कैसे मूव कराया जाता था, ऐसे लॉग्स ऑफ वुड, ऐसे वुड के लॉग्स डाल दिए जाते थे, तो यहाँ पे खींचा जा रहा है इसको। ठीक है? जो पहले एक टीम रहती थी जो लॉग्स ऑफ वुड को डालेगी और दूसरे पीछे से वो लॉग्स ऑफ वुड को निकाल लेंगी, फिर इसको लेकर यहाँ पे डालेंगी, ऐसे करके बड़े पत्थरों को मूव किया जाता था। दैट वाज द टेक्निक दैट वाज अडॉप्टेड बिकॉज, ठीक है, लॉन्ग बिफोर वी हैव फाउंड आउट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ये और लेस कर देगा फ्रिक्शन को। अगर रोलिंग बॉडीज होगी तो फ्रिक्शन और ज्यादा लेस हो जाएगा। आपने अगर साइकिल के चक्के को खोला रहेगा तो उसमें से छर्रे निकलते हैं ऐसे, देखो, देखा है कभी? अरे कहाँ देखते हो पता नहीं, ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स होते हैं। ठीक है? ये आपके साइकिल के स्पोक्स के अंदर होते हैं। पूरा खोलेंगे ना आप उसको, पूरा साइकिल को खोलेंगे, अगर साइकिल के स्पोक्स को खोलेंगे तो उसके अंदर से ही निकलेंगे। ये क्यों है? क्योंकि आपका जो साइकिल कंटिन्यूअसली घूम रहा है ना, तो इसके अंदर ये वाले जो छर्रे होते हैं, ये छोटे छोटे ऐसे स्टील के बॉल्स होते हैं। सो दे बेसिकली रिड्यूस द फ्रिक्शन। रोलिंग अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा, और ज्यादा रिड्यूस कर देगा। जैसे अगर भाई साहब यहाँ पे ये डेस्क है, ये जैसे अगर ये वाला देखो, अगर मुझे इसको मूव करना हो ना, मैं एक हाथ से इसको मूव कर सकता हूं, अभी नहीं, क्योंकि मैंने नीचे जो व्हील्स है उसको लॉक करके रखा है। अगर उन लॉक्स को खोल दूं, तुम भी मूव कर सकते हो इसको आराम से। अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं, बहुत भारी है। ठीक है? ये बुक्स है, ये है, ये पैनल है,
लेकिन जैसे ही मैं उन लॉक्स को खोलूंगा, जो व्हील्स लगे हुए, आराम से ये मूव होगा, क्योंकि वो रोलिंग फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। रोलिंग ऑब्जेक्ट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। अभी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, ठीक है, इसका मास ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही मैं उन चक्कों के लॉक्स को खोल दूंगा, ऐसे ऊपर कर दूंगा, तो ये मूव करने लगे, दिस विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे पहले के जमाने के सूटकेसेस जो बनते थे, वो भाई साहब ऐसे बनते थे, हाथ में भाई साहब लेकर चलो, सर के ऊपर लेकर चलो। आज के जमाने में भाई साहब रोलिंग हो गया है, ठीक है, आपका एक हैंडल रहेगा, इसको लेकर भाई साहब मूव करते, चाहे जितना भी आपका वेट हो आपको फील नहीं होगा, बिकॉज रोलिंग बेसिकली रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग एक्टिविटी जो है वो आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। आर बी क्लियर? आप लोग जा सकते हैं, कल मुझे चाहिए वो, और कल से मॉर्निंग का क्लास होगा, ठीक है, चाहिए। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अभी इस चीज को समझिए, फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये कंपटीशन लेवल का चीज है, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन, ये फाउंडेशन लेवल का कोर्स पढ़ा रहा हूं आपको। पहले मैंने आपके बोर्ड लेवल का कंप्लीट किया है, उसके बाद कल ही दे देना इनके साथ एक साथ, ठीक है। पहले मैंने आपका बोर्ड लेवल का कंप्लीट किया है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज बेसिकली कंपटीशन लेवल के, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखो कैसा है, ये समझ लो एक, ये एक स्टूल है, ठीक है। मैंने फोर्स अप्लाई किया, नहीं आगे नहीं जा रहा है, और फोर्स अप्लाई किया नहीं जा रहा है, और फोर्स अप्लाई किया नहीं जा रहा है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, अब गेम हुआ। तो अभी तक जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था वो किधर जा रहा था? क्या वो अनबैलेंस फोर्स है? तुम क्या बोलते हो कि भाई जब तक किसी बॉडी में अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, जब तक किसी बॉडी में अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। जैसे समझो कि ये एक बॉडी था, यही टेबल ही है समझ लो, मैंने इस पे भाई साहब 10 न्यूटन का फोर्स डाला, ये मूव नहीं किया, ठीक है। लेकिन बॉडी को कहीं यहां से 10 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है क्या? नहीं ना, तो बॉडी मूव क्यों नहीं कर रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। और क्या रोक रहा है? फ्रिक्शन ही रोक रहा है ना। तो इसका मतलब यहां पे कितने का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? 10 न्यूटन का। समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का। अभी मैंने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स निकाला लगाया, फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है। बॉडी वहीं पे, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, थोड़ा सा मारा नहीं हुआ, और नहीं हुआ, और नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा और ढल गया। एक छोटे बच्चे को लेकर आओगे, बोलोगे इसको पुश कर, शायद वो पुश ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना फोर्स वो नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। सो मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा, फिर भी नहीं मूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। और कौन सा फोर्स लग रहा है? अनबैलेंस फोर्स तो है ना भाई साहब ये, तो मूव करना चाहिए। इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होकर क्या हो गया? 20 न्यूटन का हो गया, ठीक है। फिर मैं आया भाई साहब 30 न्यूटन पे, तब जाकर बॉडी मूव करने लगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे अप्रोक्सीमेटली 29.9 न्यूटन है, या 30 न्यूटन भी बोल सकते हैं। 30 न्यूटन पे जब मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी मूव करने लगी। तो इसका मतलब द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एप्लीकेबल ऑन द बॉडी इज दैट ऑफ 30 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो, अगर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया होता तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता था? 5 न्यूटन का, है ना। तो जैसे जैसे मैं फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूं, सॉरी, जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, और फाइनली एक ऐसा टाइम आ रहा है कि अब फ्रिक्शन भी दबाव दे देगा, नहीं भाई साहब आप अब इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। तो दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तुमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का। तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का। तुमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन का। ऐसे करते करते तुम 30 न्यूटन तक गए तो फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन का लग रहा है, अभी बॉडी मूव करने लगी, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम फोर्स को बढ़ाते गए, वैसे वैसे उस बॉडी पे लगता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता गया, ठीक है। सो इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपने आप, इस फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दस व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस एट द सेम रेट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है आपका, एंड द बॉडी रिमेन स्टेशनरी, और बॉडी भाई साहब अभी तक स्टेशनरी है ना। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी, तमाम फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी पे एक टाइप का फ्रिक्शन लग रहा है, जिस फ्रिक्शन को अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक मींस रेस्ट, द वर्ड स्टैटिक मींस रेस्ट, डायनेमिक मींस मूविंग, सो द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग अ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर?
Okay, this force of friction is called the force of static friction or simply static friction. It is the applied force. If the applied force is increased further, a stage reaches when the body begins to just move. At this stage, the force of static friction is maximum. इसको हम Fs maximum बोलेंगे. तो इसको बोलते हैं अपन Fs. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन. और ये जब हो जाएगा आपका Fs maximum, Fs maximum, अभी बॉडी मूव करने लगेगी. अगर आपका फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हो गया तो बॉडी मूव करने लगेगी. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मूवमेंट? द अप्लाइड फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से. ठीक है, ओके, is maximum. The maximum force of friction when the block just starts moving is called the limiting value of the static friction. इस Fs maximum को हम क्या बोलेंगे? Limiting friction भी बोलते हैं. This is also known as limiting friction. ठीक है, Fs maximum is also known as limiting friction. Are we clear? Clear on this? Okay, okay, okay. Limiting friction is described as the friction created when two static surfaces come into contact with each other. The limiting force is independent on the area of contact. कितने एरिया कांटेक्ट पे हैं उस पे ये इंडिपेंडेंट है. ठीक है, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द रीजनेबल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस. देखो रिएक्शन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे कितना एरिया है कांटेक्ट पे उस पे ये इंडिपेंडेंट है, कितना एरिया है उस पे डिपेंड नहीं करता. लेकिन अभी इसका क्या है भाई साहब, mg वेट डाउनवर्ड्स है. आपने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो व्हाट इज द एक्शन फोर्स यहाँ पे? mg, दैट इज वेट. सो ऑब्वियसली दिस विल हैव a reaction of the ground on it. This is called the reactionary force. जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स होता है, it is directly proportional to the reactionary force. ये reactionary force पे proportional होता है. Frictional force is proportional to the reactionary force. ठीक है, reasonable reaction between the contacting surfaces. So frictional force is proportional to the reactionary force. It is not proportional to the area. Area से इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, okay. So अभी देखो यहाँ पे आपको सवाल पूछा है, आईएसओ का सवाल है. अ रेक्टेंगुलर
So it will be same in all cases. चलिए भाई साहब अगला वाला करते हैं. Which of the following is the greatest? Limiting friction, kinetic friction, rolling friction, cannot say. नहीं. देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होते होते उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू उसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग, है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. उसके बाद आपका आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज. और रोलिंग फ्रिक्शन तो सबसे कम होता है. तो रोलिंग फ्रिक्शन अगर आप देखोगे, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. which one of the following is the greatest? So limiting friction is the greatest. ठीक है. clear? चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट. राम pushes the box by applying a force of 500 न्यूटन. तो यहाँ पे आप एक बॉक्स को कितने फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं? 500 न्यूटन in its horizontal direction. So the box starts sliding on the floor as shown in the figure. Find the point where the frictional force act on the box is maximum. Frictional force का maximum हो जाएगा. हाँ? Ram pushes the box by applying a force in horizontal direction to the box starts sliding on the floor as shown. Find the point S. Find the point S where the frictional force acting on the box is maximum. Find the point P पे सबसे ज्यादा कि R पे सबसे ज्यादा. फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कहां पे होगा? R मतलब यहां पे. हाँ, यहां पे कैसे फ्रिक्शनल फोर्स होगी? तो अरे ये पॉइंट पे थोड़ी होगा, इस पॉइंट पे होगा ना. पी क्यू, क्यू कहां पे है भाई साहब? क्यू उधर है, पॉलिश फ्लोर है. ठीक है. सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे एक्सपीरियंस होगा? पी पे ना. ठीक है. इट विल बी पी. वाई आर? आर पे तो भाई साहब कोई सरफेस कांटेक्ट है ही नहीं. Two surfaces have to be in contact with each other, only then frictional force will be applicable. तो यहाँ पे इन दो में होगा तभी तो ये एप्लीकेबल होगा ना. तो P पे सबसे मैक्सिमम फोर्स होगा, उसके बाद Q और R जो भी है. ठीक है. ओके. Kinetic friction, it is the friction experienced by a body when it is in motion. The kinetic friction is also called dynamic friction and is less than the static friction. It includes sliding friction and rolling friction. ठीक है. तो आपका kinetic friction भाई साहब क्या है? It is lesser than the limiting friction. Sliding friction, the force of friction between the two surfaces in contact when one surface slides over the other is called sliding friction. Rolling friction, the force of friction between the two surfaces in contact when one of them is rolling on the other is called the rolling friction. ठीक है. Okay. An object of weight W is pulled through a rough horizontal surface by a force X. The force of friction is Y. ठीक है. तो आप यहाँ पे X से पुल कर रहे हैं इसको. The force of friction is Y. Which diagram correctly shows the direction of forces on the object? बताइए भाई साहब कौन सा करेक्टली शो करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज Y. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा? देखो इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W, वेट कहां पे जाएगा? वेट हमेशा नीचे जाएगा. तो या तो ये राइट होगा, या तो ये राइट होगा, या तो ये राइट होगा. ये तो पहले कैंसिल हो गया. वेट कैसे साइड में जाएगा? ठीक है. तो ये तो कैंसिल हो गया पहले. ठीक है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज Y. ओलंपियड का सवाल है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज Y. ठीक है. एंड इट इज पुल्ड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ फोर्स X. तो X इधर होगा और Y इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना. X और Y, देखो ये गलत है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते. ठीक है. तो ये आपका चॉकआउट हो गया. X इधर, Y इधर, दिस इज करेक्ट. ठीक है. यहाँ पे क्या गड़बड़ है भाई साहब? X इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है. इधर नहीं हो सकता ना. ठीक है. This is a horizontal force, so this will act only in this direction. This is the weight which is correct. This is friction which is correct, but this is incorrect. इसलिए ये disqualify हो जाता है. So this will be the correct option. Are we clear? Clear on this? Okay, okay, okay. Figure shows two boys applying force on a box. If the magnitude of the force applied by each is equal, will the box experience any force of friction? क्या ये box कोई friction experience करेगा? क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. अगर बॉडी पे लगता हुआ नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो आपका नेट फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा आपका जीरो. लेकिन बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? यस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा. ठीक है. क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से तो वो स्टेशनरी है ना, इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस हो गया है. ठीक है. ओके. Consider a wooden block lying on a horizontal surface.
push a block by applying a small force, the block remains at rest. It implies that the applied force on the block has been exactly balanced by the force of friction. ठीक है, ये वही चीज है. देखो, जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते रहेंगे, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता रहेगा, और फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ब्लॉक मूव करने लगेगा. ठीक है. Friction between the road and the grooves of a car tire allows safe driving, unsafe driving, difficult driving, easy driving. सेफ ड्राइविंग, क्योंकि आपके जो स्टड्स होते हैं, मतलब आपके ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स मतलब ऐसे टायर में ऐसे गड्ढे रहते हैं ना भाई साहब. टायर आप देखोगे तो स्मूथ ऐसा गोला नहीं होता है, उसमें ऐसे गड्ढे रहते हैं. तो इन ग्रूव्स से क्या बढ़ता है? फ्रिक्शन बढ़ता है. तो द ग्रूव्स बेसिकली इंक्रीज फ्रिक्शन, सो हेंस इट इज गुड फॉर सेफ ड्राइविंग. The reaction force does not cancel the action force because the action force is greater than the reaction force. The reaction force exists only after the action force is removed. The reaction force is greater than the action force. They act on different bodies. B, they will act on different bodies. Action and reaction force do not cancel each other because they are going to act on different bodies. Okay. Okay. It is more difficult to walk on a sandy road than on a concrete road. The most appropriate reason for this is sand is grainy but concrete is solid. No, the friction between sand and feet is less than that between concrete and feet. Okay. The friction between sand and feet is more than between the concrete and the feet. Sand is soft and concrete is hard. कौन सा हो जाएगा? हाँ, द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट. अगर आपके नीचे से यहाँ पे सैंड, तो आप फिसल जाएंगे, है ना. अगर आपके रोड के ऊपर सैंड रहेगा तो आप फिसल जाएंगे. द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट. देखो ना, रोड में लोग झाड़ू रोज क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि भाई साहब रोड में एक्सीडेंट ना हो. अगर रोड में कहीं पे आपका सैंड है, वो आ गया है, तो वहां पे स्किड होगी गाड़ी. अगर सैंड है रोड में और गाड़ी जोर से आ रही है तो गाड़ी स्किड कर जाएगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है. द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज लेस than between concrete and feet. So this will be B. Okay. Friction plays an important role. Without friction, we would slip and fall every time we attempt to walk or run. There is very little friction on a wet polished floor. That is why it is easy to slip on such a floor. Okay. Friction causes nails and screws to hold on the wall. आप देखो भाई साहब, कोई भी जो आपने नेल या स्क्रू मारा रहेगा वॉल पे, ठीक है, ये होल्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शन है. वॉल और उसके बीच में भाई साहब फ्रिक्शन है. अगर फ्रिक्शन नहीं है, निकल आएगा भाई साहब उससे. ठीक है, आपके जितने भी नट बोल्ट हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे भाई साहब इंटैक्ट इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन है दोनों के बीच में. ठीक है, फ्रिक्शन इसको रोक के रखा है. इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू लाइट अ मैच स्टिक विदाउट फ्रिक्शन. आप देखो, आपने अभी भी पढ़ा कि भाई साहब जब फ्रिक्शन होता है तो बॉडीज इन कॉन्टैक्ट का हीट बढ़ जाता है. आपने अगर मैच स्टिक को लाइट किया तो वो कैसे जला? क्योंकि फ्रिक्शन हुआ और इसलिए जला. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली ड्यू टू फ्रिक्शन. It would not be possible to light a matchstick without friction because its head and the side of the matchbox. Cars and buses are able to run on roads because of friction between the tires and the road. इनके बीच में वैसा फ्रिक्शन है. ठीक है, without friction writing on paper would be impossible as the tip of the pen will slip on the paper. ये वैसा स्लिप कर जाएगा. ठीक है, it will not be possible. आप चौक बोर्ड से लिख रहे हो या ऐसे बोर्ड पे लिख रहे हो या वैसे बोर्ड पे लिख रहे हो, कैसे भी बोर्ड पे अगर आप लिखेंगे तो until and unless there is a friction you will not be able to write. आप write नहीं कर सकते. ठीक है, it is because of friction between the brake shoes and the wheels that bicycles and automobiles stop when brakes are applied. ये सारा कुछ फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है. ठीक है, ओके. Friction is a demerit too in some circumstances. A, the heat produced in moving parts of the machinery due to friction results in wear and tear of the parts. तो भाई साहब फ्रिक्शन से क्या होगा? वेयर एंड टियर होगा, चीजें गर्म हो जाएंगी और फिर टूटने लगेंगी. ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज अगेंस्ट ईच अदर. बड़े बड़े जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं उसमें होता क्या है? ये भाई साहब ऐसे हवा चल रही है जोर से और ये ऐसे सूखे पत्ते हैं जो एक साथ भाई साहब फ्रिक्शन में आ रहे हैं. तो सूखे पत्ते जब एक साथ घिसते हैं, आग जल जाती है. क्या? क्यों नहीं घिसेंगे भाई? तू जंगल में कभी गया है क्या? पहले जंगल में जा, उसके बाद बात कर. तू हर चीज में कैसे अपोज करता है? तेरा लॉजिक कभी कभी मेरे को बहुत, अरे ये ऐसे पेड़ हैं भाई साहब, पेड़ के अंदर सूखे पत्ते होंगे, जब ये गिरेंगे तो भाई साहब दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर. फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड बिकॉज़, वहां पे क्या तुम बीड़ी या सिगरेट जला कर आ रहे हो क्या? फॉरेस्ट फायर में कैसे होगा? हाउ डू फॉरेस्ट फायर्स टेक प्लेस? फॉरेस्ट फायर्स टेक प्लेस लाइक दिस. हर चीज में प्रोटेस्ट नहीं करना है, चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना भी है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. ये कैसे होगा? अरे ये कैसे नहीं होगा भाई? सूखे पत्ते तुम देखते नहीं हो क्या? रास्ते में पड़ रहते, एक दूसरे के साथ घिस रहे. ठीक है, अब जब बहुत जोर से आपका आंधी तूफान आता है
तो ये सूखे पत्ते बहुत जोर से घिस जाते हैं, और जब घिसते हैं तो दे विल प्रोड्यूस फायर, ठीक है। टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड सोल्स ऑफ फुटवेयर वेयर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। कोई पुराना जूता अगर आप देखें, कोई आप पुराना टायर अगर देखोगे तो घिसते घिसते वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपका जो भी गाड़ी रहेगा उसमें काफी सारा एनर्जी वेस्ट होता है इसमें, ठीक है। यू विल नेवर गेट 100% फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि आपका बहुत सारा लॉस ये फ्रिक्शनल फोर्स में होगा। It may appear that since the force of friction always opposes the motion, it is always a curse. Curse मतलब यार ये तो बेकार है, हमारा सारा आउटपुट को खराब कर रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो बाकी कई चीजें भी नहीं होंगी। दिस इज नॉट सो बिकॉज वेरी ऑफन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ बून, हमारे लिए फायदेमंद भी है। इट इज अ बून फॉर अस एज वेल, ठीक है। इट इज अ बून एज वी ऑफन से अ नेसेसरी इविल, एक जरूरी इविल है ये, ठीक है। इट्स अ नेसेसरी इविल। In fact, life would have been almost impossible if there were no friction. Friction helps us to walk and to drive our vehicles. It also helps us to produce heat. इससे भाई साहब हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्लियर? ओके ओके ओके। Explain why the surface of mortar and pestle सिलबट्टा used for grinding is etched again and again after prolonged use. आप ये पुलिस स्टेशन के बाजू में देखोगे वो लोग सिलबट्टा लेकर बैठते हैं और उसको हथौड़ी छेनी से वो करते हैं। क्यों? सिलबट्टा आजकल तो मिक्सी हो गया है, लेकिन सिलबट्टा किस चीज में यूज होता है? मसाले पीसने में। और मसालों को कैसे रखते हैं हम? ऐसे रखते हैं उसमें और उसके ऊपर ऐसे रख। अगर सिलबट्टा आपका प्लेन हो जाए, बहुत दिनों से अगर आप यूज कर रहे होंगे तो जनरली वो पत्थर का बना हुआ है तो प्लेन हो जाता है, तो फिर मसाले पिसेंगे नहीं, ठीक। फिर से आपको हथौड़ी छेनी से उसको फिर से फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतने अच्छे से मसाले पिसेंगे, ठीक है। जिस सिलबट्टे से आप पूछ रहे हैं तो इसीलिए जो सिलबट्टे वाले होते हैं वो आकर उसको ऐसे हथौड़ी छेनी से फिर से उसका रफ सरफेस कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन बना रहे, ताकि मसाले फिर से पिसते रहे, ठीक है। क्योंकि प्रोलॉन्ग यूज के बाद वो प्लेन हो जाता है, और प्लेन हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो मसाले ठीक से पिसेंगे नहीं, जो भी आप पीसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। A body is in equilibrium under the combined action of several forces. Then all the forces must be applied at the same point. एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है और बहुत सारे फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल द फोर्सेस एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं क्या? इसका मतलब ये क्या? नहीं, ठीक है। ऑल द फोर्सेस फॉर्म पेयर्स ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। कैसा हो सकता है कि यहाँ पे भाई साहब 2 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, इधर एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पेयर ऐसा बनेगा क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक 2 न्यूटन का फोर्स है और एक भाई साहब 4 न्यूटन का फोर्स है और इधर एक 6 न्यूटन का फोर्स है, तो ये पेयर तो नहीं बन रहा है, लेकिन बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेगा, रखेगा ना भाई साहब, ठीक है। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द फोर्स फॉर्म पेयर्स ऑफ, हाँ, लेकिन अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। द सम ऑफ द टॉर्क्स अबाउट एनी पॉइंट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है मतलब घुमाने वाला फोर्स। जैसे समझो इस चीज को अगर मुझे घुमाना, ठीक है, तो मैं इधर एक फोर्स अप्लाई करूंगा, इधर एक, तभी तो बॉडी घूमेगी ना, ठीक है। अगर समझ लो मैंने इसके एक्सिस को फिक्स कर दिया, अगर मुझे इसे घुमाना हो तो ऐसे घुमाएंगे ना, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है। तो the sum of torques about any point must always be equal to zero. The lines of action of all the forces must pass to the center of gravity of the body. तो ये जरूरी नहीं है भाई साहब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है, बट दिस वुड बी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, द रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क मतलब होता है घुमावदार फोर्स, ठीक है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट्स टू सीजीएस यूनिट्स ऑफ मोमेंटम? इसको कैलकुलेट कीजिए जरा फटाफट, ये इजी है, डुएबल है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट्स टू सीजीएस यूनिट्स ऑफ मोमेंटम? तो मोमेंटम देखो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अभी एसआई यूनिट में मोमेंटम क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। सीजीएस यूनिट में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एसआई अपॉन सीजीएस ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड अपॉन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, केजी की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 1000 ग्राम, और सेंटीमीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राम, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, कैंसिल 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 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 10⁵, ठीक है। तो एसआई यूनिट अपॉन सीजीएस, सीजीएस ये कितना हो जाएगा, 10⁵। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट विल बी इक्वल टू 10⁵ इंटू सीजीएस, ठीक है। द रेशियो ऑफ, ये आप ये भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एसआई टू सीजीएस विल बी 10:5, ठीक है। द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू 10⁵। ऑन विच फैक्टर्स डज फ्रिक्शन डिपेंड, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, नहीं फैक्टर क्या होगा, हाँ द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस, ऐसा बोल सकते हैं हम, रफनेस ऑफ सरफेसेस। और क्या है भाई साहब आपका, रिएक्शनरी फोर्स, रिएक्शनरी फोर्स इस पे डिपेंड करेगा, रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड द रिएक्शनरी फोर्स, दीज आर द टू things on which the frictional force will be depending. A bullet fired against a glass window pane makes a hole in it and the glass pane is not cracked. एक होल हो गया है, क्रैक नहीं हुआ है. But on the other hand, when a stone strikes the same glass pane, it gets smashed. Why is it so? अगर एक बड़ा सा पत्थर लेकर आप उसको मार रहे होंगे तो पूरा टूट जाएगा. आप लोगों ने ये एक मुंबई में घटना घटी थी, 26/11 बोलते हैं उसको, नवंबर में हुआ था ये, और वहां पे कुछ आतंकवादी, जैसे अभी कश्मीर में पहलगाम में हुआ है, वैसे ही एक घटना घटी थी बहुत पहले, जब आतंकवादी लोग मुंबई शहर में आए थे बाय बोट एंड दे ओपनली ओपनड फायर, फायर इन्होंने मतलब दे स्टार्टेड शूटिंग पीपल, कुछ 10-12 जन थे, सबको मार डाला गया. एक कसब बोल के था जिसको लास्ट में फांसी हुई. उस शूट आउट में इन लोगों ने ज्यादा करके वीटी जो स्टेशन है, फिर आपका जो ताज होटल है, ठीक है, ऐसे जगहों पे उन्होंने अटैक किया था. तो एक लियोपोल्ड कैफे है, बहुत पुराना कैफे है, ज्यादा करके यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं. दिस इज बेसिकली इन मुंबई, ठीक है, लियोपोल्ड कैफे. उस लियोपोल्ड कैफे में अभी भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे उन लोगों ने उस ग्लास को रख दिया है. मतलब कैसा है ग्लास, जैसे यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक टेबल है, लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक टेबल है, तो टेबल के पीछे ऐसे डिवाइडर्स लगे हुए, डिवाइडर्स, उन डिवाइडर्स में कांच है, जैसे आपके होटल्स और रेस्टोरेंट्स में होता है. उस लियोपोल्ड कैफे में अभी तक वो कांच है जहां पे आपका ये गोली जो निकली है वो अभी तक है. दे हैव नॉट रिप्लेस दैट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दर्दनाक इंसिडेंट था. लोग खाना खा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं और अचानक कोई आकर उन पे गोलियां चलाता है, ठीक है. सो दे हैव नॉट रिप्लेस दैट मिरर टिल नाउ, दैट ग्लास पीस अभी तक उसको रिप्लेस नहीं किया, वैसे ही रहने दिया, ठीक है. सो पीपल सी दैट, ठीक है. तो ये जो बुलेट था, ये ग्लास ऐसे घुस के गया विदाउट ब्रेकिंग द ग्लास. आप अगर किसी बुलेट को मारोगे तो वो ऐसे ही जाएगा, लेकिन अगर किसी पत्थर से मारोगे तो वो ग्लास पीस टूट जाएगा. क्यों ऐसा होगा, व्हाई विल दिस हैपन, व्हाई विल दिस हैपन? A bullet fired against a glass window pane makes a hole in it, ठीक है. आई वॉन्ट यू टू डू द रिसर्च ऑन दिस. आप इसको रिसर्च करके लाइए कि एक ग्लास प्लेन है, उसमें अगर मैंने गोली मारी तो वो एक होल करता हुआ आगे चला जाएगा, लेकिन अगर मैंने ईंटा मारा तो भाई साहब पूरा ग्लास पीस चकनाचूर हो जाएगा. अगर मैंने यहाँ से शूट किया तो ये ग्लास पीस को आगे, मतलब ये जो आपका गोली है वो चला जाएगा ऐसे, जस्ट क्रिएटिंग अ होल इन इट. लेकिन अगर कोई पत्थर मार दिया तो पूरा ग्लास टूट जाएगा. व्हाई विल दिस हैपन, जस्ट रिसर्च एंड कम टुमारो, ठीक है, इसको करके आइएगा. व्हाई कैन अ स्मॉल मास such as a bullet kill a person when fired from the gun? क्यों, why will it kill a person? स्पीड की वजह से नहीं, जो बुलेट है जैसे ही पर्सन के बॉडी में एंटर करेगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी क्रिएटेड. जितना ज्यादा तुम्हारा फोर्स होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा. फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो बहुत हाई मोमेंटम रहेगा इसका. जैसे ही बॉडी के अंदर घुसता है
बॉडी एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और बॉडी के फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा भाई साहब, बॉडी का वो जो स्किन है पूरा पूरा जल जाएगा, इट विल कंप्लीटली बर्न। हाँ, एक 2 मिनट दीजिए, मैं इसको छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, इधर ही इधर ही इधर ही है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट विल किल अ पर्सन। व्हाई डज अ बोट टेंड टू लीव द शोर व्हेन द पैसेंजर्स अलाइटिंग फ्रॉम इट। ये आपका बोट है, यहाँ पे समझ लो आप जैसे ही कूदेंगे तो ये इधर चला जाएगा। व्हाई, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। डिस्क्राइब आर वॉकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन। आपने प्रेशर अप्लाई किया, आप आगे गए, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो आप आगे जाते, ठीक है। ओके